ले चलते हैं और अगले प्रश्न मैम पर बढ़ते हैं। नमस्कार। अंकुर जी। मैम आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, उसके संदर्भ में कुछ आप हमें डिटेल्स बताइए, जैसे वहाँ की प्रशासनिक, सामाजिक या भौगोलिक विशेषताएं जो हैं, और इसके अलावा पार्टी का क्या स्टैंड है वहाँ पे, सांगठनिक संदर्भ में लोकसभा नई दिल्ली का क्या पोजीशन है, कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो नई दिल्ली जो है वो एक्चुअली मिनी भारत है। तो जब मुझे कोई कहता है कि जी ये पंजाबी समाज का ले लो, ये बनिया समाज का है, ये SC ST वर्ग का है, वगैरह वगैरह, और ये बिहारी है, ये उत्तरांचल वाला है, ये उत्तर प्रदेश वाला है, तो मैं हंस देती हूँ। मैं कहती हूँ भैया जो नई दिल्ली आ गया है ना, वो नई दिल्ली वाला है। और नई दिल्ली की खूबसूरती जो है वो ये है कि कोई भी ये जाति, धर्म और विशेषकर ये सांप्रदाय वाम्प्रदाय से हटकर बात करती है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं, बहुत ही एम्बिशियस किस्म के लोग हैं, और कुछ करना, कमाना, खाना जानते हैं। तो इसलिए ये सब पचड़ों में पड़ते ही नहीं है कि कौन सी जाति, कौन सा धर्म, ये वो कहते हैं यार बाढ़ में जाओ, हमें सिर्फ ये बताओ कि आप हमारा काम करोगे या नहीं, ये काम होगा तो कैसे होगा, कौन करके देगा या कौन नहीं करके देगा। ये विशेषता है इस जगह की। तो कोई भी किसी भी किस्म की तिगड़म बिठाना चाहे तो दिल्ली का रंग रूप अलग है, और नई दिल्ली का खास तौर पे बिल्कुल मिजाज अलग है। और यहाँ पर 67 गांव है। आपको लगता है नई दिल्ली मतलब तो लटियंस दिल्ली। लटियंस दिल्ली सिर्फ एक विधानसभा है, और लटियंस दिल्ली में ज्यादातर जो रहने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े बंगले आपको दिखाई देते हैं, हर चमकदार चीज के पीछे अंधेरा होता है। तो ये बात आपको समझनी होगी कि लटियंस दिल्ली के अंदर जितने बड़े बंगले वाले हैं, उसमें से 2% भी नई दिल्ली का वोटर नहीं है। वो सब दिल्ली के बाहर वाले लोग हैं, उनके वोटर्स हैं ही नहीं वहां पर। जितने वोटर्स हैं वो बैकलेन्स में रहने वाले हैं, वो झुग्गी झोपड़ी में काम करने वाले लोग हैं, वो SC ST समाज के लोग हैं, वो सरकारी क्वार्टर्स में रहने वाले लोग हैं। और सरकारी क्वार्टर्स में जो रहने वाला क्लास 4 एम्प्लॉय भी है ना, वो भी अपने बच्चे को आने वाले समय में IAS ऑफिसर बना के सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखना चाहता है। तो ये है एस्पिरेशनल इंडिया, और ये है एस्पिरेशनल दिल्ली। और जितने पुराने लोग थे जिनके गांव में जमीनें थी, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, वो आज स्लम्स बन गए हैं। चाहे वो कोटला मुबारकपुर है, मस्जिद मोट है, इलंजी है, वगैरह वगैरह, जितने गांव हैं, सबसे ज्यादा गांव है 67। मगर वो गांव की स्थिति में नहीं है, वो स्लम्स है आज। वो जो है आज की स्थिति में उनको ड्यूसिप देखता है, या जो भी प्रशासनिक रूप से उसको ड्यूसिप को हैंड ओवर किया हुआ है। और मुझे नहीं पता ड्यूसिप को हैंड ओवर करने के पीछे उस समय की कांग्रेस सरकार की क्या मंशा रही होगी, क्योंकि वो DDA से किसी तरीके से इसको निकाल के अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडल में लाना चाहता होगा, और MCD का हस्तक्षेप ना रहे इसलिए ऐसी व्यवस्था खड़ी की गई होगी। और NDMC है। मेरे यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दो हैं, एक साउथ MCD का रीजन है और दूसरा नॉर्थ MCD का रीजन है। साउथ MCD के रीजन में भी एक साउथ जोन है, एक सेंट्रल जोन है। ऐसे ही वेस्ट दिल्ली में भी 2 जोन है, फिर दिल्ली कैंट है। तो प्रशासनिक रूप से भी टोटली डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इसमें काम करती हैं। 6 DCPs का इलाका इसमें लगता है, और 6-7 DMs का इलाका इसमें लगता है। तो आप सोचिए कि जो कुछ प्रशासनिक रूप से कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, जो कुछ डेमोग्राफिक कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, यहाँ पर तमिलनाडु से भी लोग मिलेंगे, आंध्र से भी मिलेंगे, उत्तराखंड वाले भी मिलेंगे, उत्तर प्रदेश वाले भी मिलेंगे, बिहार वाले भी मिलेंगे, बनिए भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, गांव वाले भी मिलेंगे, गुजर भी मिलेंगे, जाट भी मिलेंगे, पूरा वाल्मीकि समाज यहाँ पर है। तो एक इसीलिए मैं इसको मिनी भारत कहती हूँ कि यहाँ पे हर प्रकार के लोग यहाँ बसते हैं, लेकिन इसकी एक कॉमनैलिटी है, इसकी एक खूबसूरती है। और वो खूबसूरती है कि ये फालतू पचड़ों में नहीं पड़ने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये लोग बकवास सुन के राजी नहीं है, ये बहुत ही टू द पॉइंट लोग हैं। सेल्फिश नहीं कहूंगी, पर गोल ओरिएंटेड लोग हैं
कि भाई ये बताओ ये कर रहे हो या नहीं, इसका इसका इलाज आप दे रहे हो या नहीं, नहीं दे रहे तो चलिए भाई हमारे पास समय नहीं है आपकी फालतू मीटिंग अटेंड करने का। इस मानसिकता वाले लोग हैं। और अमीर से अमीर लोग भी यहाँ रहते हैं, वसंत विहार, GK1, GK2, डिफेंस कॉलोनी, साउथ एक्सटेंशन, ये वाले लोग भी यहाँ बसे हुए हैं। तो जिस भी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिसी लेवल पर, वोटिंग लेवल पर, डेमोग्राफिक लेवल पर हो सकती है, वो यहाँ पर है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फ्रॉम हेल्थ इंस्टीट्यूट लाइक एम्स, सफदरजंग, RML, गंगाराम, LJP, LNJP, लेडी हार्डिंग, कलावती, ये सब भी इसी क्षेत्र में है। इतने सारे कॉलेजेस हैं, जानकी देवी महाविद्यालय से लेकर IIT दिल्ली, ये सब भी इसी क्षेत्र में आते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा है हर प्रकार की समस्या को समझने की और उसका सोल्यूशन निकालने की, वही इसको रिप्रेजेंट कर सकता था। और जो इसकी अंदर तक की गली मोहल्ले कूचे तक पहचानता है। सबसे बड़ा स्लम मेरे क्षेत्र में है, दिल्ली का सबसे बड़ा स्लम मेरा इलाका है, और सबसे अमीर कॉलोनी भी शायद मेरे क्षेत्र में होगी। तो इस डाइवर्सिटी को जो हैंडल कर सकता है वही इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। तो सुखद अनुभव है कि आप हर क्षेत्र और हर प्रकार के व्यक्ति को पहुंचने का और उनके साथ दिल से जुड़ने का काम आप कर सकते हैं। तो इस बात की मेरे को बहुत ही खुशी है। और साथ ही झूठ मूठ दिखावटी बनावटी रहने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो जो हो सबके सामने, सबको मालूम है आपके बारे में, और आज से नहीं 50-70 साल से जानते हैं। तो इसलिए ठीक है। जी मैम, जैसा आप बता रही हैं कि आपका संसदीय क्षेत्र एक मिनी इंडिया ही है और इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, और एक आप ही जैसा कुशल नेतृत्व उसको संभाल सकता है जो कि वहाँ के रग रग से वाकिफ है। मैम, इसी संदर्भ में मैं दूसरा प्रश्न करना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में आपने आज तक बहुत सारे कार्य किए हैं, और हम जानना चाहेंगे कि उसमें से कुछ उल्लेखनीय कार्य जो आपने किए हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, और कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट होंगे मैम जो आपके हृदय के पास होंगे और जो आपकी बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी, उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया है या क्या है वो, हम उनके तो बारे में जानना चाहेंगे। मैं आपको 2-4-5 ऐसी चीजें बताना चाहूंगी कि वो शायद उतना लोग नहीं जानते होंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब सांसद नहीं थी और मैं इसी क्षेत्र में रहती थी, तो कुछ एक सड़कें मेरे को बहुत तंग करती थी। और 14 में मैं जब जीत के आई तो औरंगजेब रेड रोड के ऊपर पूरा काला पेंट पुता हुआ था। और मुझे आज भी याद है कि बस्सी जी उस समय के कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। और मैंने शुरू किया था, मैं साउथ एक्स रहती हूँ तो वहां से साइकिल चलाकर मैं रोज संडे को कनॉट प्लेस जाती थी। और वहां पे हमने जो है राहगिरी शुरू किया था, और मैं उसको मेनली लीड करती थी। और राहगिरी में NDMC को काफी दबा दुबू के उनसे सफाई सुफाई ये वो करवाना पड़ता था। तो वो भी खुश नहीं थे मेरे से कि ये मैडम हजारों लोगों को बुला लेती है हर वीकेंड पे, और सारे सफाई कर्मचारियों को काम पे लगा देती है। 9 बजे सुबह सबको 6 बजे आना होता है और 9 बजे तक काम खत्म करना होता है, क्योंकि उसके बाद दुकानें खुलने का समय है। तो स्पीड भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। और मैंने खुद कनॉट प्लेस की पहले सफाई की थी। लोग भूल गए हैं कि कनॉट प्लेस कितना गंदा होता था। और वो सारी व्यवस्थाएं मैंने बिल्कुल ढंग से, कभी प्यार से कभी डंडा लगा के वो सब काम करवाए हैं। तो राहगिरी के लिए मैं सुबह साइकिल उठा के जा रही हूँ, वहां पहुंचे, वापस आई तो रास्ते में देखा कि ये जो अपना राउंड अबाउट है ताज होटल वाला, वहां पे औरंगजेब रोड के ऊपर काला पेंट पुता हुआ है और बवाल कोई करने के मूड में है। तो और ये बात बहुत पुरानी है कि जब मैं सोचती थी कि औरंगजेब नाम के व्यक्ति के नाम के पीछे हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं, औरंगजेब को क्यों सेलिब्रेट करने की जरूरत है। ठीक है, इतिहास में कुछ अच्छे पन्ने होते हैं, कुछ काले पन्ने होते हैं। तो काले पन्नों को आप दबा के साइड में करते हैं, उनको रोज याद नहीं करते, क्योंकि याद उसको किया जाता है जो आइडियल हो।
जो जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको आप सम्मान देते हैं, और ये आदमी तो सम्मान देने लायक ही नहीं है, तो इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो सम्मान देने लायक है उनको हम पूछते नहीं है। और उसके ही परिवार में 2 नाम थे, 2 एग्ज़ाम्पल्स थे, 2 उदाहरण थे। एक दारा शुकोर था, एक औरंगज़ेब था। मैंने कहा यार पूछोगे ये नाम तो मैंने बदलना है। तो मैंने शुरुआत, पहले तो वो जब कालक पुती हुई, बगल में हमारे कुछ एक करबला का क्षेत्र भी लगता है, और वहाँ पर भी कुछ कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान। तो मुझे एकदम डर लगा, मैंने कहा भैया ये कोई राइटिंग-वाइटिंग का माहौल मेरे इलाके में नहीं होना चाहिए, कोई उल्टे-सीधे एलिमेंट्स जानबूझ के इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, तो मैं वहाँ खड़ी रही। मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को फ़ोन किया, जी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप इसी वक़्त यहाँ पे पुलिस को तैनात करो, और उस एरिया में भी पुलिस को तैनात करो कि कोई शरारती एलिमेंट कुछ शरारत ना कर सके और इसको मुद्दा ना बना सके। फिर मैंने एनडीएमसी के चेयरमैन को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आप यहाँ भेजिए इसी वक़्त, जो ये काले पेंट को हटा सके, थिनर-विनर या कुछ, और अगर वो नहीं हट सकता तो आप इस बोर्ड को कटवा के निकालो। नया बोर्ड जब तक बनता है तब बनेगा, मगर ये बोर्ड सड़क पे नहीं रहेगा। या तो पेंट हटा दो, और अगर पेंट नहीं हटता है तो काट के आप सोल्डरिंग मशीन से इसको ले जाओ, इससे पहले कि लोग उठें और ये मीडिया चलाएँ और तमाशा बने। तो मैंने पहले इलाके के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए ये 2 काम किए। बाद में मैंने एनडीएमसी के अंदर एप्लीकेशन मूव की कि भई ये नाम बदल दो, और एज़ लक विल हैव इट, उस टाइम कुछ हमारा कॉम्बिनेशन अलग था, कुछ पुराने कांग्रेस के लोग कंटिन्यू हो रहे थे, बवाल होना था, तो उसको फाइल को हमने चालू किया पर दबा दिया, और बाद में उसको एक्चुअली दारा शुको के नाम पर करना था, लेकिन एपीजे कलाम साहब की जो है डेथ हो गई। तो मैं कहा इससे अच्छा कोई मौका नहीं है और इससे भला कोई व्यक्ति नहीं है, तो इसका नाम एपीजे कलाम रोड कर दो। तो हमने इसको नाम एपीजे कलाम रोड किया कि उदाहरण आपके पास 2 हैं, कि एक उस तरीके का कसाई और दूसरा इस प्रकार का वैज्ञानिक विचार वाला व्यक्ति। तो किसको सेलिब्रेट करना चाहिए? वैज्ञानिक विचार वाले को या कसाई को? तो वैज्ञानिक विचार वाले को सेलिब्रेट करते हैं। एपीजे कलाम हम सबके पूजनीय हैं, और उनको हम सम्मान तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए ना जिसने देश के हित में, समाज के हित में, जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया हो, तो हम एपीजे कलाम साहब के नाम पे मैंने उसको बदल दिया। दूसरा मौका आया, अभी मेरे को मेरा आइडियल जो है वो दारा शिकोह है, और वैदिक उसने ट्रांसलेशन की, फ़ारसी में उनका अनुवाद किया। बहुत ही सेक्युलर विचारधारा का वो व्यक्ति था, और उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते, हम औरंगज़ेब को सेलिब्रेट करते हैं। हम मतलब मैं नहीं, एक जनरली एक वर्ग के लोग, तो उनको कहीं तो शर्मिंदगी महसूस करनी करवानी चाहिए कि भैया 2 एग्ज़ाम्पल है। आप अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, तो औरंगज़ेब के नाम पे आप सेक्युलर हैं, दारा शिकोह आपके लिए सेक्युलर नहीं है। तो कहीं पे वो बात सामने आनी चाहिए। डलहौज़ी वो आदमी था जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेके आया था भारत में, और डलहौज़ी रोड ठीक पार्लियामेंट के साथ में एक सड़क का नाम डलहौज़ी रोड है। मैंने कैसे-कैसे घटिया लोगों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा इसका नाम बदलो, इसका नाम दारा शुकोह रोड होना चाहिए। तो उसका नाम दारा शुकोह किया। अब प्रधान, मेरे को पता है रेस कोर्स के अंदर काफ़ी धांधलेबाज़ी थी, और कई लोगों ने ज़मीनें हथियाई हुई हैं। एक औरत मेरे पास आई कि हमारा वहाँ पे राइडिंग स्कूल है, और हमें 1950, 52-55 में वो ज़मीन नेहरू जी ने दे दी थी। मैंने कहा भैया ज़मीन नेहरू जी के बाप पौती नहीं है वो, उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, भारत सरकार की ज़मीन है। तो ज़मीन अगर दी जाती है किसी को, तो वो लीज़ होती है, सेल होती है, लाइसेंस होता है, कुछ तो कागज़ होता है ना। ना उन्होंने दे दी, और इतने साल से हम राइडिंग स्कूल चला रहे हैं। मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है? अब मेरे से कह रही है कि क्योंकि इतने साल से मेरा कब्ज़ा है, तो वो कब्ज़ा कानूनी रूप में। कहा भैया प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने, मिडल ऑफ दिल्ली, सेंटर ऑफ न्यू दिल्ली, आपको इतने एकड़ ज़मीन फ्री फंड में मिली हुई है। ना आप लाइसेंसिंग फीस जमा करते हो, ना आप लीज़ देते हो, ना आपने खरीदी है। वो बपौती नहीं है, वो भारत सरकार की ज़मीन है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती और नहीं करने जा रही। आप कागज़ दिखाइए, और कागज़ देख के मैं आपसे बात करूँगी। नेहरू जी ने दी थी। मैंने कहा भैया नेहरू जी कि तुम यहाँ घर बना लो, नहीं बना सकते भाई। वो प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकते कि यहाँ घर बना लो, उसके लिए भी कागज आपको साइन करना होगा और कुछ तरीका होगा। और वहां पे उस
प्रधानमंत्री निवास की सड़क का नाम है 7 रेस कोर्स। तो मैं क्या, ये तो रेस कोर्स तो नाम नहीं हो सकता। तो उसमें भी कुछ ऑपोजिशन ने पॉलिटिक्स की। तो मैंने कहा भैया कोई देश का प्रधानमंत्री है, मेरी पार्टी का है तो छोड़ दो, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री है, उसका काम क्या है, उसका काम लोक कल्याण है या नहीं, जनसेवा है या नहीं, सेवा के लिए आया ना, तो उसका नाम आप लोक कल्याण मार्ग रखो, जो आने वाली पीढ़ियों को सबको प्रेरणा दे। रेसकोर्स प्रेरणा नहीं है मगर लोक कल्याण प्रेरणा है। ऐसे ही बंगाल बांग्लादेश के साथ बात हो रही थी, तो बांग्लादेश हमारा मित्र देश है, और वो भी एक उदाहरण है मुजीबुर रहमान के साथ। जो आज पाकिस्तान है, उसने क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या अन्याय किया। दोनों मुस्लिम थे, लेकिन मुसलमानों के नाम पर किस तरीके की पॉलिटिक्स होती है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को सोचना चाहिए। ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और वहां की आर्मी ने यहाँ पे लाखों औरतों को रेप किया, हजारों आदमियों को मारा गया, हिंदू मुसलमान दोनों थे उसमें। तो वो फिर शेख मुजीबुर रहमान के नाम पे हमने पार्क स्ट्रीट का नाम किया। तो फिर जो तीन मूर्ति है, जो तीन मूर्ति का गोल चक्कर है, सबको पता ही नहीं कि ये तीन मूर्ति क्या है। सब तीन मूर्ति बोलते हैं, मगर तीन मूर्ति क्या है वो किसी को नहीं मालूम था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जो भारत की 3 बटालियन थी, जिन्होंने कमांडिंग फोर्स ने हाइफा की लड़ाई जीती थी, वो और इसराइल को इंडिपेंडेंस में मदद मिली थी, वो ये तीन मूर्ति है। तो ये तीन उन तीनों कमांड का, तीनों डिवीजन को दिखाता है। तो मैंने कहा यार इसका नाम हाइफा करो ताकि लोगों को पता तो चले ये है क्या, इतिहास क्या है। तो उसका किया। फिर एक फ्लाईओवर है, वो अंडरपास है आईटीओ के ऊपर, वहां पर अटल जी का प्रेरक चित्र बने, क्योंकि वो अर्जुन अखबार के एडिटर थे, किसी को नहीं मालूम है, और वहां पे सारी की सारी अखबारों की वो है। तो ये कुछ ऐसी मुझे लगता है कि वो सिंबॉलिक चीजें हैं, मगर विचारात्मक चीजें हैं, जो देखने में भले छोटी है, मगर मेरे कुछ अंदर से कुछ चीजें थी कि ये कुछ मौका मिलेगा, ये तो मैंने ठीक करना ही करना है। तो वो एक रास्ता पकड़ा। ये तो उस तरीके की बात थी, पर करने वाले जैसे काम है उसके अंदर ओपन जिम आजकल आप पूरे देश भर में देख रहे हैं। ओपन जिम सबसे पहला प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के अंदर मैं लेके आई थी, और सबसे पहले मैंने उसको लोधी गार्डन में लगवाया था, एक सबका रिस्पांस देखने के लिए। तो रिस्पांस ठीक था, पायलट प्रोजेक्ट बढ़िया था। तो फिर हमने पूरे क्षेत्र के अंदर ओपन जिम्स लगाए, और उसकी देखा देखी दिल्ली के अन्य सांसद और देश भर के अन्य सांसदों ने वो काम किया। उसी प्रकार से फ्लावर टू जो जो ग्रीन वेस्ट है मंदिरों की, वो नाले में कूड़ेदान में जाती थी। जो फूल है, पूजा के फूल गलत जगह जाए, वो भी तो हमारे धर्म और विचार के खिलाफ है, और प्लस वो पोल्यूशन भी करते हैं, यमुना वगैरह में लोग फेंकते थे। तो मैंने फिर अपने इलाके में मुहिम चलाई और 10 बड़े मंदिरों को उसके बीच में लिया, जहां पर उनको हमने कॉम्पैक्टर्स दिए कि इनको आप यहीं पे कंपोस्ट बना के, या तो कंपोस्ट प्रसाद के रूप में वापस अपने जो आते हैं पूजा के लिए उनको दीजिए, या फिर इनसे अगरबत्ती आदि साधन बना के बिक्री करके भी उसको रिसर्कुलेट किया जाता है, रीहार्वेस्ट किया जा सकता है। वो अभी काम ये आधा है, जिसका अगरबत्ती बनाने वाला काम है उसमें मेरी सफलता नहीं है, लेकिन जो कंपोस्टर वाला काम है वो मैं कर चुकी हूँ। फिर जो सैनिटरी पैड्स हैं, तो लोग सैनिटरी पैड जीएसटी को लेके हल्ला कर रहे थे। तो मैंने जब ये कहा कि 28% जीएसटी होना चाहिए सैनिटरी पैड के ऊपर, तो सारी औरतें मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। दिमाग लगा के तो कोई बात नहीं करेगा। तो मैं कहा भैया जो सैनिटरी पैड्स आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सैनिटरी पैड्स नॉन ऑर्गेनिक हैं, वो प्लास्टिक पॉलीमर के बने हुए हैं, और प्लास्टिक पॉलीमर हम चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम मतलब हम डायरेक्टली नहीं कर रहे, तो जॉनसन एंड जॉनसन कर रहा है या अन्य कंपनियां कर रही है। उसकी वजह से आप अपनी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और प्लास्टिक वेस्ट जो है आपकी लैंडफिल्स के अंदर जाता है। इसलिए मैंने ये कहा है महिलाओं को पैड्स इस्तेमाल करने तो ऑर्गेनिक पैड्स इस्तेमाल हो और बायोडिग्रेडेबल पैड्स हो। बनाना फाइबर है,
हस्क है, वुड है, कॉटन है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिनका इस्तेमाल किया, हाइड्रोपोनिक प्लांट्स हैं, उन सबको यूज करके हमें जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और लो एंड बिहोल्ड वो सारे प्रोजेक्ट्स लगे, उसको एक बड़े लेवल पे लिया गया, प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्टली उसमें हस्तक्षेप किया। और सबसे पहली वेंडिंग मशीन ऑर्गेनिक पैड्स की मैंने अपने यहाँ पर जितने विमेन वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स है मैंने वहां लगाई थी। ऐसे ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, जो ग्रीन वेस्ट है उसको गैस में कन्वर्ट करके एक महिला हॉस्टल को हम गैस प्रोवाइड कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट भी हमने अपने क्षेत्र में किया। कुछ एक रुके हुए काम है, कई एक कम्युनिटी सेंटर्स रुके हुए हैं, साधन नहीं है। एक फुट ओवर ब्रिज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि वहां पे 26 लोग कम से कम मरते हैं, पटेल नगर का प्रोजेक्ट है। रेलवेज को मैंने अपनी तरफ से जो फंडिंग उन्होंने मांगी वो दी, और डीडीए के माध्यम से जो फंडिंग उनको दिलवाई जा सकती थी वो दिलवाई। तो इनिशियल प्रोजेक्ट इन्होंने 7 साढ़े 7 करोड़ का बनाया, 8 करोड़ के आसपास, और सडनली 19 के अंदर रिवाइज करके उसको कहा कि हमें 12 करोड़ चाहिए। बाकी पैसा मैं कहाँ से दूंगी, क्योंकि टेंडर हो गया, सब कुछ होने के बाद आप एडिशनल इनकम दे रहे हैं। तो इन्होंने कुछ गलत काम करने का प्रयास किया। तो आज मेरी डीआरएम से बात हुई है, उसको सुधार कर रहे हैं। तो जिस दिन वो प्रोजेक्ट तैयार होगा मुझे संतुष्टि रहेगी कि मैंने लोगों को मरने से रोका। स्वच्छता अभियान, पूरा आप रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देखिए कितना सुंदर हो गया है, और उसकी पहले स्थिति क्या थी। हमने अपने क्षेत्र के ब्यूटिफिकेशन में जो कुछ सहयोग था वो किया। एनडीएमसी के अंदर 10 एसटीपी लगाए गए हैं, वो भी मैंने पुश किया था, वो एनडीएमसी ने किया लेकिन पुश मैंने किया। ऐसे ही अभी एक साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण हम कर रहे हैं, जिसमें 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक है, लोधी गार्डन से लेकर नेहरू पार्क तक का बीच में। तो कई ऐसी चीजें हैं कि प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं, आधार से लिंक करने वाली, लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली, सबको इंश्योरेंस पहुंचाने वाली, अ, जो भी ऐसी चीजें हैं जो भी जमीन पर लाई जा सकती थी वो सब काम किए। अ, स्वच्छ भारत को लेके, टॉयलेट्स, ओपन डेफिकेशन, मुझे याद है मैं आर के पुरम सुबह जाती थी तो रोते हुए जाती थी एयरपोर्ट पर कि ये नई दिल्ली है जहाँ पे सड़क के ऊपर बच्चे, औरतें और लोग जो है वो सड़क के ऊपर डेफिकेशन पूरा लाइन बना के फुटपाथ पर पॉटी कर रहे होते थे। तो वो हटाने का मेरा विचार था, और बड़े बड़े 3-4 मंजिल वाले वहां पे बाथरूम बनवाए, टॉयलेट्स बनवाए, एकता कैंप, एकता विहार में, और उसके बगल में अ, मेरा एरिया ओपन डेफिकेशन फ्री है काफी हद तक। अ, तो खुशी है इस बात की कि जो आई सोर्स थे, जो आंखों में दुख देने वाली चीजें थी, उनका निवारण करने का पूरा प्रयास किया गया है। भले ही कुछ जगहों पर पूरी सफलता नहीं मिली, मगर पूर्ण सफलता की तरीके से काम किया गया है।